नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रायोलॉजी एजुकेशन में। हम डिस्कस कर रहे थे एडिटेरिया हाफ ईयरली इस बुक को। हमने इसके ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। ये होगा इसका चौथा पार्ट, जिसमें हम यूनियन बजट को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 फरवरी को हर साल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में बजट को पेश किया जाता है। तो अब की बार जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, निर्मला सीतारमण, उन्होंने 23-24 असेसमेंट जो ईयर है हमारा, उसके लिए बजट पेश किया पार्लियामेंट में। ये जो बजट था उसे लिंक किया गया पिछले बजट के साथ, और उन्होंने एक ब्लू प्रिंट तैयार किया है इंडिया एट द रेट 100, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भारत 2047 तक 100 साल की आज़ादी पूरी कर लेगा। तो इस जो पूरा सेशन है, इसे अमृत काल का संज्ञा दी गई है। तो ये अमृत काल का पहला बजट था। तो इसका विजन क्या है? इसका विजन है किसी भी तरह से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो और वो इंक्लूसिव बने। ये फैसिलिटेट करना चाहती है ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के सिटीजन्स के लिए, स्पेशली यूथ्स के लिए, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। दूसरी कि यहाँ हमारी जो इकोनॉमी है, वहाँ इकोनॉमी में ग्रोथ हो, यहाँ पे जॉब ज़्यादा क्रिएट हो, किसी भी तरह से हमारी मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़े, वो स्ट्रांग हो। फोकस एरिया में 4 फोकस एरिया रखे गए हैं। इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, सेकंड है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, तीसरा है टूरिज्म, चौथा है ग्रीन ग्रोथ। तो ये 4 फोकस एरियाज हैं। इसमें कुछ स्कीम्स ऐसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसके तहत 81 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको लार्ज प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस में ट्रांसफॉर्म करना चाहती है गवर्नमेंट इस मिशन के द्वारा। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। सेकंड है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास, जिसके तहत फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट दिया जाएगा, वहाँ के स्किल प्रोवाइड की जाएगी, और ताकि जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस या क्राफ्ट्समैन होते हैं वो किसी भी तरह से उन्हें एक्सपोजर मिल सके। तीसरा है हमारा टूरिज्म सेक्टर, उसको बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी, उस पर ज़्यादा फोकस होगा गवर्नमेंट का। चौथा है ग्रीन ग्रोथ। इस बजट के तहत जो हमारे यूनियन बजट 23-24 है, इसमें इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है 7%। तो 7% जो है इस फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब की बार का टोटल बजट जो था वो था 45,03,97 करोड़ का। तो टोटल गवर्नमेंट को रिसिप्ट प्राप्त हुआ, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट से 26,32,281 करोड़ और कैपिटल रिसिप्ट से 18,70,816 करोड़ गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ। एस्टिमेटेड जो टोटल एक्सपेंडिचर है इस फाइनेंशियल ईयर का, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 35,02,136 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10,0961 करोड़ गवर्नमेंट जो है खर्च करेगी। तो ये है गवर्नमेंट की टोटल कमाई, और इस कमाई को जो है गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में खर्च करेगी। और इस वर्ष कुछ डेफिसिट भी अनुमानित हुए हैं, जिसमें फिजिकल डिफिसिट है 5.9% ऑफ जीडीपी, जो कि 17,86,816 करोड़ होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट में 2.9% जीडीपी का रखा गया है, जो कि 8,69,855 करोड़ है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7% रहेगा जीडीपी का, जो कि 4,99,867 करोड़ है। और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो है 2.3% ऑफ जीडीपी, जो कि 7,06,845 करोड़ रहेगा, सॉरी। तो गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि किसी भी तरह जो फिजिकल डिफिसिट है, जो राष्ट्रीय कोषीय घाटा होता है, उसे 4.5% लाया जाए जीडीपी के फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक। इसके लिए उन्होंने स्टेट्स को अलाउ किया है फिजिकल डिफिसिट का 3.5% लाने के लिए। जो भी जीडीपी होता है किसी भी स्टेट का, गवर्नमेंट चाहती है कि वो फिजिकल डिफिसिट जो है स्टेट का 3.5% तक आ जाए। और इसमें 0.5% का जो पैसा होता है उसको लिंक किया गया है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। जो फिजिकल डिफिसिट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, जैसा हमने डिस्कस किया अभी, वो 17,87,000 करोड़ एस्टिमेट किया गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इतने लाख रुपए जो है बोरो करेगी, क्योंकि ये घाटा लगेगा गवर्नमेंट को इस फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा, रुपए आता कहाँ कहाँ से है? रुपए आते हैं 6 सेक्टर से। जो बोरो एंड अदर लिएबिलिटीज होती है उससे सबसे ज्यादा पैसा आता है 34%। गुड एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, उससे 17% पैसे आते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स से 15%, इनकम टैक्स से 15%, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी से 7%, कस्टम ड्यूटी से आते हैं 4%। तो ये रुपए जो है इन सभी सेक्टर से गवर्नमेंट को प्राप्त होते हैं। अब की बार का जो एक्सपेंडिचर है बजट 23-24 का, वो इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा 20%। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड फीस, ये 18% इसमें गवर्नमेंट जो है खर्च करेगी। सेंट्रल सेक्टर प्लानिंग में 17%, फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 9%, और पांचवा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इसमें गवर्नमेंट खर्च करेगी 9%, और डिफेंस में गवर्नमेंट 8% खर्च करेगी टोटल जीडीपी का। तो गवर्नमेंट ने 7
सेक्टर को प्रायोरिटीज में रखा है, जिसे सप्तऋषि की संज्ञा दी गई है, जिसमें है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 सेक्टर को सप्तऋषि की संज्ञा दी गई है। इसमें पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन को रखा गया है। इसमें गवर्नमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेगी एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर को एक्सेलरेट करने के लिए एक फंड को जारी किया गया जिसे कहा गया है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर, कृषि वर्धक निधि। ये सेटअप किया जाएगा जिससे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कुछ स्टार्टअप्स लाए एग्रीकल्चर के फील्ड्स में और रूरल एरिया में उनकी रुचि बढ़े। तो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसको 2200 करोड़ के खर्च से लॉन्च किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अवेलेबल कराया जा सके ज़्यादा संख्याओं में। और मिलेट्स के लिए गवर्नमेंट ने एक टर्म यूज किया है, श्री अन्न। मिलेट्स मीन्स जौ, जौ के लिए एक टर्म यूज किया है गवर्नमेंट के द्वारा, अन्न। अन्न को यूज किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जौ का, मिलेट्स का। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद जो है वो इसको प्रमोट करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेगी, जिससे इंडिया जो है ग्लोबल हब बन जाए मिलेट्स का, श्री अन्न का। फिशरीज डिपार्टमेंट में एक सब स्कीम को भी लॉन्च किया गया है जिसे पीएम मत्स्य संपदा योजना कहा गया। इसमें टारगेट किया जाएगा 6000 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर क्रेडिट को भी बढ़ा दिया गया है, 20 लाख करोड़ कर दिया गया है इसे। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में गवर्नमेंट जो है यूनियन बजट 23-24 में 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को स्टैब्लिश करेगी। एक मिशन को लॉन्च किया गया जिससे सिकल सेल एनीमिया, ये जो एक रोग होता है, इसको 2047 तक खत्म कर दिया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगी जिससे जो अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज होते हैं वहां पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाएगी 7 करोड़ लोगों की, जो कि 0 से 40 वर्ष के होंगे। और इसको कहा जाएगा सिकल सेल एनीमिया मेलिमिनेशन मिशन। एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी ओपन की जाएगी बच्चों के लिए और एडोसेंट के लिए। फार्मा इनोवेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट रिसर्च एंड इनोवेशन लाना चाहती है फार्मास्यूटिकल में, उसके लिए उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेगी। तो गवर्नमेंट की सप्तऋषि प्रायोरिटीज में जो सेकंड प्रायोरिटीज है वो है रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल से ये समझ में आता है कि जो भी वर्नेलेबल ग्रुप्स हैं वहां तक गवर्नमेंट पहुंचना चाहती है। इसमें सक्सेस प्राप्त करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, जिसके तहत यहाँ पे 500 ब्लॉक्स में एक एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री पीबीटीजी, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन, इसके तहत गवर्नमेंट जो है 15,000 करोड़ को एलोकेट करेगी अगले 3 सालों में। डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्कीम है ये प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन। तो पीबीटीजी का मतलब क्या है, मीन्स क्या है, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है स्कीम, जो कि अगले 3 सालों में गवर्नमेंट जो है इस पैसे को एलोकेट करने वाली है। और नेक्स्ट 3 सालों में जो सेंटर है वो अपॉइंट करेगी 38,800 टीचर्स को और कुछ सपोर्टिंग स्टाफ्स को, जिससे 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को खोला जाएगा, जिसके तहत 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ सकेंगे। सेंट्रल जो है वो हेल्प करेगी 5300 करोड़ का कर्नाटका में, ऐसे रीजन में जहाँ पे जो कि बाढ़ प्रभावित रहता है, ड्रॉट प्रोन सेंट्रल रीजन में कर्नाटका के, किसके तहत, अपर भद्र प्रोजेक्ट के तहत। तो अपर भद्र प्रोजेक्ट के तहत 5300 करोड़ रुपए का असिस्टेंस दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कर्नाटका में। पीएम आवास योजना को भी इनहेंस किया गया है जिसमें 66% जो है उसमें 79,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। भारत शेयर्ड एस्पायरेटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत श्री के तहत जो है एक डिजिटल इपिग्राफी म्यूजियम को सेटअप किया जाएगा, जिसमें पहले स्टेज में 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन जो है हमारे, उसको जो गवर्नमेंट है उसको डिजिटलाइज कर देगी। इस बजट में ये भी अनाउंस किया गया है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो कि ऐसे गरीब लोग होते हैं जो कि जेल में बंद होते हैं, वो बेल के अमाउंट को भी अरेंज नहीं कर पाते, तो उसको अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट जो है उन्हें भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी।
तो जो गवर्नमेंट की तीसरी प्रायोरिटी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, उसको गति देने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्ट करेगी फ्री लोन्स, जिसमें 1.3 लाख करोड़ रुपए जो है स्टेट्स को दिए जाएंगे 50 सालों के लिए, और 2.4 लाख करोड़ रुपए जो है रेलवेज को दिए जाएंगे। ये हमेशा हाईएस्ट एवर है, ये सबसे ज्यादा रेलवेज को लोन दिया गया है। अगर 13-14 की बात करें तो उससे 9 गुना ज्यादा है जो कि ये असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है रेलवेज को, 2.4 लाख करोड़ रुपए की। 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे जिससे वहां पे रीजनल जो एयर कनेक्टिविटी है बढ़े। यूआईडीएफ मींस द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत जो है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट क्रंच और इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को बढ़ाया जाएगा। जिसके इसको मैनेज कौन करेगी? नेशनल हाउसिंग बैंक इसको मैनेज करेगी। इसके लिए पब्लिक एजेंसी जो होती है, जो कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, ये इस फंड के पैसे का यूज कर पाएगी। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 10,000 करोड़ हर साल इसके तहत। गवर्नमेंट की चौथी प्रायोरिटीज में है अनलीजिंग द पोटेंशियल। इसके तहत मिशन कर्मयोगी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च किया गया है। इसके तहत इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आईजीओटी कर्मयोगी जो है उसको सेटअप की जाएगी, जिसके तहत जो अपॉर्चुनिटीज है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल पाएगी, जिसके तहत वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, अपग्रेड कर पाएंगे, और उनका जो अप्रोच है लोगों की सेवा के लिए, वो अप्रोच जो है इन्हांस होगा। और मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा उसको सेटअप करेगी टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने पैन को काफी ज्यादा मैंडेटरी कर दिया है। जो भी कॉमन आइडेंटिफायर होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए पैन जो है, पैन को काफी ज्यादा कंपलसरी कर दिया गया है गवर्नमेंट एजेंसीज में। विवाद से विश्वास एक, इसके तहत रिलीफ दिया जाएगा एमएसएमई सेक्टर को। और विवाद से विश्वास 2 के तहत जो भी कंट्रेक्चुअल डिस्प्यूट होते हैं एमएसएमई सेक्टर में उसको सेटल डाउन किया जाएगा। जो स्टेट है वो सपोर्ट करेगी नीति आयोग के मिशन को 3 साल के लिए। और जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है हमारे कोर्ट का, उस फेज 3 के तहत ई कोर्ट प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो डिजी लॉकर है वो सेटअप किए जाएंगे एमएसएमई सेक्टर के लिए, लार्ज बिजनेसेस के लिए और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। 100 लैब्स बनाए जाएंगे जिसमें वो एप्लीकेशन डेवलप करेगी 5G सर्विसेज की। इसके लिए कुछ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस जो है उनको भी सेटअप किया जाएगा। एलजीडी लैब ग्रोन डायमंड्स, इसके लिए इसको इंकरेज करने के लिए इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ एलजीडी सीड्स और मशीन्स और रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ डिपेंडेंसी, ये जितने भी ये प्रोग्राम्स है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट है ये प्रोवाइड की जा रही है आईआईटी को 5 साल के लिए। ये एक्चुअली है क्या? ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली डायमंड्स हैं जो कि लैब में ही बन रही हैं। उसके लिए कुछ सीड्स की जरूरत होती है, एलजीडी सीड्स की जरूरत होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है आईआईटी को जो है इस तरह की जो असिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रही है, मशीन्स दे रही है। और इससे क्या होगा, जो इम्पोर्ट था, हम हीरा वगैरह जो है वो मंगवाते थे बाहर से, तो वो हमारी जो डिपेंडेंसी है उससे कम हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रही है। और ये लैब में ग्रो होते हैं डायमंड्स, एलजीडी टेक्नोलॉजी के तहत ये बनाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग सेक्टर माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक हाई एम्प्लॉयमेंट की भी पोटेंशियल है। ये एक नेचुरल डायमंड की तरह ही होते हैं एलजीडी डायमंड्स जो कि लैब में बनते हैं, और इनका ऑप्टिकली और केमिकली अगर देखें इनके प्रॉपर्टीज को तो बिल्कुल सेम होता है। जैसा एक प्राकृतिक हीरा होता है, नेचुरल हीरा होता है, उसी के जैसा ये जो लैब में हीरा बनता है उसी के जैसा उसकी प्रॉपर्टीज भी होती है। प्रायोरिटी 5 में अगर देखें तो ग्रीन ग्रोथ के तहत जो है 19,700 करोड़ रुपए जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे लगाया जाएगा, जो कि हेल्प करेगी इकोनॉमी को लो कार्बन इंटेंसिटी में, जो कि एनुअल प्रोडक्शन किया जाएगा 5 मेगावाट 2030 तक। इससे इतनी ज़्यादा जो है एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। तो इसके लिए ज़्यादा एमिशन ना हो कार्बन का, इसके लिए ग्रीन ग्रोथ को भी जो गवर्नमेंट है उसको 5th प्रायोरिटी में रख के उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है, उसको इन्हांस करने की कोशिश कर रही है इसके तहत। और उसमें कितना खर्च किया? 19,700 करोड़ रुपए लगाए हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में। तो अब के बजट में जो है ग्रीन एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए जो है एक प्रायोरिटी के रूप में कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स की तरह रखा गया है। जिसके तहत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जो होती है जिसकी कैपेसिटी होती है 4,000 मेगावाट,
इसको सपोर्ट मिलेगा विएबिलिटी गैप फंडिंग की तरफ से। जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स होते हैं, लद्दाख से इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, जिससे कितनी एनर्जी प्राप्त होगी, 13 गीगावाट एनर्जी प्राप्त होगी, उसके लिए 20,700 करोड़ को एलोकेट किया गया है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पूरे पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है, जिसमें सेंटर सपोर्ट करेगी 8300 करोड़ रुपए। पीएम परिणाम योजना जो है वो प्रमोट करती है फर्टिलाइजर्स को, बैलेंस्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स को। ये लॉन्च किया गया है स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एम्यूलिएशन ऑफ मदर अर्थ। गोवर्धन स्कीम जो है 500 नए वेस्ट प्लांट्स लगाएगी, जिसके तहत एक सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा। गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स सिस धन, जिसके तहत 200 कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो जो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स है, इसके तहत 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स जो है इसको सेटअप किया जाएगा, जो कि 1 करोड़ फार्मर्स को फार्मिंग जो होती है नेचुरल फार्मिंग उसको अडॉप्ट करने में मदद करेगी। मिस्थी मैंग्रोव इनिशिएटिव जो है वो शोरलाइन हैबिटेट्स के लिए और टेंजिबल इनकम्स को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत मैंग्रोव प्लांटेशन जो होता है, जो कोस्टलाइन एरिया और साल्ट पैन लैंड्स जो होते हैं वहाँ पे इस तरह की खेती होती है। इसके तहत मनरेगा और कैंपा फंड जो है ये भी सेटअप किए जाएंगे। अमृत धरोहर जो है इसके तहत एक स्कीम है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 3 साल के लिए। ये इनकरेज करेगी जो वेटलैंड्स होते हैं हमारे, जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, कार्बन स्टॉक वहाँ पे काफ़ी होते हैं, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी वहाँ पे, और इनकम जनरेशन जो वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें अगर लॉन्च होगी, इम्प्लीमेंट होगी, तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को इनकम जनरेट होगी। तो इसलिए ये सारे जो ग्रीन इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट की 6th प्रायोरिटी में है यूथ पावर। यूथ पावर के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया गया। इसके तहत जो लाखों में स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नेक्स्ट 3 साल तक स्किल प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए जो न्यू एज कोर्सेज होते हैं इंडस्ट्री 4.0 के तहत जो है कोडिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन सब कोर्सेज को भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया इस स्कीम में। 30 ऐसे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स है उसको सेटअप किया जाएगा अलग अलग स्टेट्स में, जिससे वहाँ के बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो सके और उन्हें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राप्त हो। जो डिजिटल सिस्टम है स्किल एनहांसमेंट की, उसको एक्सपेंड किया गया है लॉन्च करके स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में। इसके गोल्स हैं कि उनकी जो डिमांड है जो फॉर्मल स्किलिंग की वो पूरी हो। इसमें लिंक किस किस को एम्प्लॉयर्स को किया गया, इसमें जो एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इसमें लिंक किया गया है। ये फैसिलिटेट करेगी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स को। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी लॉन्च किया गया, इससे प्रोवाइड किया जाएगा 47 लाख यूथ को इससे सपोर्ट मिलेगा, जिसे ऑल इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अप्रेंटिस में होता क्या है कि हम स्किल एक तरह से सीख सकते हैं जाके। टूरिज्म सेक्टर के लिए 50 टूरिज्म डेस्टिनेशंस को जो है एक चैलेंज की तरह लिया है गवर्नमेंट ने, और उन्हें कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करेगी वहाँ पे डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट्स को, ताकि वो वहाँ पे जाए और टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट मिले। टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्टर स्पेसिफिक स्किल एनहांसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करेगी गवर्नमेंट, और जिससे इनका जो एक ऑब्जेक्टिव है देखो अपना देश इनिशिएटिव उसको बूस्ट मिले। स्वदेश दर्शन योजना जो है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट थीम है जो बेस्ड है टूरिस्ट सर्किट्स पे, इसको भी बजट में डिस्कस किया गया। एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करेगी गवर्नमेंट, जिससे जो बॉर्डर विलेजेस और टूरिस्ट फैसिलिटीज होती है वो भी प्रोवाइड किया सके। स्टेट को भी काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया गया यूनिटी मॉल बनाने के लिए, ताकि वहाँ के प्रोमिनेंट टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिले। फाइनेंशियल कैपिटल का भी इसमें प्रमोशन हो, और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी बूस्ट मिले। जो जीआई प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, उनको एक स्पेस मिलेगा। अब हर एक स्टेट की कोई ना कोई प्रोमिनेंट चीज़ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा विशेषकर होती है, टूरिस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा वो फेमस होती है, तो इसके लिए उनको एक अच्छा स्पेस मिलेगा।
प्रायोरिटी 7 में फाइनेंशियल सेक्टर आता है। गवर्नमेंट ने बजट में प्रायोरिटी 7 में फाइनेंशियल सेक्टर को रखा है, जिसके तहत एक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को सेटअप किया जाएगा, जो कि काम करेगी एक सेंट्रल रिस्पोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन की तरह। एफिशिएंट फ्लो ऑफ क्रेडिट, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एनहांस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेबिलिटी, इससे मदद मिलेगी। कंट्रीज जो है डिजिटल कॉन्टिन्यूटी सॉल्यूशंस, डाटा एम्बेसीज को सेटअप करेगी गिफ्ट और आईएफएससी के तहत। एक सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर को भी सेटअप किया जाएगा, क्विक रिस्पांस मिले ताकि कंपनी से। वर्ष 2022 में एक इंक्रीज देखा गया 76% का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस में, जिसकी वैल्यू थी 91% की। एक स्मॉल सेविंग स्कीम महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसको अवेलेबल कराया जाएगा 2 साल तक, मार्च 2025 तक। ये अमृत महोत्सव जो है इंडिपेंडेंस का, उसके तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। जो मैक्सिमम डिपॉजिट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, उसको बढ़ा दिया गया, उसे 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया है। यूनियन बजट टू दी पॉइंट में देखें तो मोबाइल फ़ोन की जो प्रोडक्शन है उसकी रीच हो गई 31 करोड़ यूनिट की, जिसकी टोटल वैल्यू है 2,75,000 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक। नेशनल कैलामिटी कॉन्टीजेंसी ड्यूटी जो है वो सिगरेट पे प्रपोज की है 16% के टैक्स का। 16% अब इस पे इम्पोज किया जाएगा सिगरेट प्रोडक्ट्स पे। इंडिया जो है तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स के मामले में वर्ल्ड में, और दूसरा सबसे इनोवेटिव सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंट्री मानी जाती है अमंग द मिडिल इनकम कंट्रीज। अचीवमेंट्स क्या क्या किए हैं भारत सरकार ने 2014 तक? जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो चुकी है, 1.97 लाख पहुंच चुकी है पर कैपिटा इनकम। जो इंडियन इकोनॉमी थी वो 2014 में 10वें नंबर पे थी, अब वो 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है हमारा भारत। कंस्ट्रक्शन जो है 11.7 करोड़ हाउस होल्ड्स को टॉयलेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए अंडर उज्ज्वला स्कीम। गवर्नमेंट के द्वारा 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन किए गए हैं 102 करोड़ लोगों के। 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुले हैं पीएम जनधन योजना के तहत। इंश्योरेंस कवर जो है 44.6 करोड़ लोगों के बीच में पहुंच चुका है पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत। कैश ट्रांसफर जो है वो 2.2 लाख करोड़ हो गया है 11.4 करोड़ फार्मर्स के बीच में, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये सारी अचीवमेंट्स प्राप्त की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने अब की बार एक नया टैक्स प्रपोजल रखा, जिसके तहत जो इसकी सैलरी 7 लाख तक है उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। इसके तहत उन्होंने 6 नए स्लैब्स को जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अगर सैलरी 0 से 3 लाख रुपए उसकी 0 टैक्स है, 3 से 6 लाख में 5%, 6 से 9 में 10, 9 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20%, और 15 लाख से भी अगर ऊपर इनकम है तो 30% का टैक्स स्लैब रखा गया है। इसमें जो टैक्स एग्जेम्पशन था उसे 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपये ही है सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए 15,000 ये स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा गया है। जो नया टैक्स रिजीम है इसको हाईएस्ट सरचार्ज को रिड्यूस कर दिया गया, 37 से 25% कर दिया गया, जिससे मैक्सिमम रेट जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी 39% तक। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को वेरियस स्कीम्स पर खर्च करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में 69,590 करोड़ गवर्नमेंट खर्च करेगी, जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़, मनरेगा में 60,000 करोड़, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि में पीएम किसान में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। एक्सपेंडिचर जो है मेजर स्कीम्स ये ट्रांसपोर्टेशन में 5,17,034 करोड़, डिफेंस में 4,32,720 करोड़, रूरल डेवलपमेंट में 2,38,204 करोड़, और एजुकेशन में 1,12,899 करोड़ गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है कुछ मिनिस्ट्री पे भी खर्च करेगी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है 5,94,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को दिया गया है 2.70 लाख करोड़, 2.4 लाख 1 करोड़ जो दिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दिया गया है। कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.6 लाख करोड़ दिया गया है। होम मिनिस्टर को 1.96 लाख करोड़ जो है प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।